एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की डेरिवेशन को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ किस लिए करते हैं? लीनियर रिग्रेशन जो हम यूज़ करते हैं ना, वो हम कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लस दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप निकालने के लिए आप ये लीनियर रिग्रेशन आपको पता होगा कि y = mx + c, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान दो एक्सिस होते हैं ना, उनके दरमियान आपको दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रही होती है कि उन दोनों के दरमियान किस चीज़ का मतलब क्या रिलेशनशिप है। प्लस इसके अलावा कंटिन्यूस वैल्यू को जो कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, उनको प्रिडिक्ट करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है, सिंपल होता है। इसके अंदर कुछ मसले भी हैं, वो एंड पे डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या था वो भी इस लेक्चर के एंड पे मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो इसकी जो डेरिवेशन है, जो ज़्यादातर बच्चों का मसला आता है डेरिवेशन समझने में, तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे कि क्वेश्चन में पेपर में किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को वीडियोस लाजमी देखिएगा। आज हम इसके डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन, हमें पता है कि वाई हैट जो होता है ना, वो इज इक्वल टू होता है θ0 + θ1x। अब इसको कुछ लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू mx + c। ठीक हो गया, कुछ थीटा वगैरह से भी डिनोट करते हैं, कुछ mx + c से करते हैं। ठीक है, बात एक ही है। मतलब कि एक चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, मल्टीपल वेज होते हैं। मैं θ0 से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इससे ईजी हो जाएगा आपके लिए। विदाउट रेगुलराइजेशन का मतलब ये है कि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। अब मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जो मसले हैं वो मैं इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करूंगा। उसका जो सोल्यूशन है ना, वो रेगुलराइजेशन है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले मतलब कि ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये बता दिया कि जो इसके अंदर मसले होंगे वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा क्या मसले आते हैं इसमें, और उसका जो सोल्यूशन है वो है रेगुलराइजेशन। ठीक हो गया। तो इसी डेरिवेशन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो रेगुलराइजेशन वाली डेरिवेशन बन जाती है L1 L2। ठीक हो गया, लेसो हो गया, रिच। ठीक होगा, आपको अपकमिंग इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगी वो वाली डेरिवेशंस भी। ठीक हो गया, तो ये वाला लेक्चर आपने लाजमी अच्छे तरीके से सुनना और समझना है इसको, क्योंकि इसी की बेस पे L1 और L2 की वो डेरिवेशन है। बहुत माइनर से चेंज, अगर आपको ये समझ आ गई, आप समझे वो दोनों भी आपको समझ आ गई, बस आपने चेंज देखना कहाँ पे आना है। ठीक है, तो हमें पता है कि θ0 जो होता है वो हमारा इक्वल टू होता है y मीन माइनस θ1 इंटू एक्स का मीन। ठीक हो गया, ये जो दो चीजें है ना, ये हमें पता होती है। ठीक हो गया, और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है θ1 जो है वो इक्वल टू होना चाहिए y ऑफ i माइनस y का मीन इंटू एक्स ऑफ i माइनस एक्स का मीन समेशन डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ i माइनस एक्स का मीन होल के स्क्वायर का समेशन। ठीक हो गया, ये चीज जो है ना, ये हमने प्रूव करनी है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमने डेरिवेशन जो करनी है उसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए। ठीक हो गया, और ये हमें चीजें पता होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक हो गया, वो आपको क्वेश्चन कह देगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन की आप डेरिवेशन करके दिखाएं, ये आपको कह देगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये आप प्रूव करके दिखाएं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिए कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये हमने प्रूव करना है। मैंने आपको पहले दिखा दिया कि क्या हमने प्रूव करना है, हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। अब हमारी फाइनल डेरिवेशन जो है ना स्टार्ट होती है। तो इसका जो एरर फंक्शन है ना, एरर कॉस्ट फंक्शन, वो होता है हमारे पास 1/2m इंटू समेशन ऑफ y ऑफ i माइनस y ऑफ i का हैट का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं जे थीटा से डिनोट कर देते हैं, कुछ एल थीटा या जो भी डी थीटा, जिससे भी आप डिनोट करना चाहे वो आपकी मर्जी। ठीक हो गया, तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, एरर कॉस्ट फंक्शन। ये भी हमें पता होना चाहिए। समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन में वो आपको दे देता है कि भजन इसको ये आपको दी गई है, इसके जरिए आपने ये वाली चीज प्रूव करनी है। ठीक हो गया, बाय यूजिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो अगर नहीं भी देता, समटाइम्स वो वर्डिंग में कह देता है कि आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन की डेरिवेशन करके दिखाएं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, सिंपल आप दे सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाई हैट जो हमारा इक्वल टू होता है वो होता है θ0 + θ1 इंटू एक्स। ठीक हो गया, उसी को हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें वाई हैट है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, वाई हैट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वाई हैट ऑफ आई जो था ना वो इक्वल टू हो जाएगा θ0 + θ1 इंटू एक्स ऑफ आई। ठीक हो गया, इस चीज को हमने ये जो चीज है इसको हम वाई हैट की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो है θ0 + θ1 इंटू एक्स ऑफ आई।
ठीक हो गया। इसके बाद जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, माइनस बाय इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो ये है, जे थीटा इज इक्वल टू 1/2m इनटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक y ऑफ i माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा 1 इंटू एक्स ऑफ i होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये आगे हमें पता है कि थीटा नॉट जो है ना वो इक्वल टू होता है y का मीन माइनस एक्स का मीन इंटू थीटा 1। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दिया, तो मैंने आपको कहा था कि आपको पता होना चाहिए थीटा नॉट जो होता है हमारे पास इक्वल टू होता है y का मीन माइनस थीटा 1 इंटू एक्स का मीन। ओके, अब इस थीटा नॉट के हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थी y का मीन इन माइनस थीटा 1 इंटू एक्स का मीन। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली इक्वेशन आ गई, फाइनल हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1/2m समेशन y ऑफ i माइनस y का मीन प्लस थीटा 1 इंटू एक्स का मीन माइनस थीटा 1 इंटू एक्स ऑफ i और होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गई। अब हमने ये वैल्यूज क्यों पुट की, ये वैल्यूज पुट करने से हमारे लिए ये हुआ कि अब ये जो इक्वेशन है ना ये थीटा 1 के अंदर आ गई है। इससे अगर आप पहले गौर करें तो इससे प्रीवियस जो थी उसके अंदर थीटा नॉट आ रहा था, थीटा 1 आ रहा था। तो हमने ये सारे वैल्यूज पुट करके क्या कर लिया कि एक ही हमने थीटा में ले गए, थीटा 1 के अंदर हम ले गए। अब इससे क्या होगा कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स हमारी थीटा 1 के अंदर चली गई हैं। थीटा नॉट नहीं है, थीटा 1 है, वो फिर अलग अलग डेरिवेटिव लेना पड़ना था, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता। तो हम थीटा 1 के अंदर मतलब कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया अब इक्वेशन को। अब हम इजीली इसके ऊपर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। ओके, तो बोथ साइड पे हमने थीटा 1 पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो गया 1/2m, ये तो कौन सा साइड पे आ गया समेशन के अंदर, ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिख दिया, डिनोट कर दिया। और किसका ले रहे हैं हम, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, जब भी हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 या जो भी x के रिलेटेड ले रहे होते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर चली जाती है और x वाली टर्म्स यानी कि जो भी है, अगर आप फर्स्ट करेंगे ये थीटा नॉट है तो इस टोटल को मैं थीटा नॉट अगर कंसीडर कर लूँ तो इसके रिस्पेक्टिव हम ले रहे होते हैं। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव्स भूल गए तो वो लाजमी रिवाइज कर लीजिएगा, वरना जो जो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगी कि जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ना डेरिवेटिव किस तरीके से निकालना, कौन सा मतलब कि रूल अप्लाई हो रहा है, तो वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हटके अगर रूल्स हैं ना वो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। जारी बात है कि काफ़ी देर हो गई आप लोगों के पढ़े हुए, जेन से निकल गया होगा। तो ठीक है, डेरिवेटिव थीटा 1 के रिस्पेक्टिव ले रहे तो क्या रूल होता था, पावर रूल क्या होता था डेरिवेटिव का, पावर रूल होता था पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और जो कुछ पावर में है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो वही रूल हमने अप्लाई किया, यानी कि ये जो 2 था ये पावर है ना हमारे पास, तो पावर शुरू में आ गई है, देखें ये शुरू में आ गया 2, पावर में से एक माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया, और जो कुछ पावर के अंदर था यानी कि ये जो टर्म थी पूरी, ये इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हमने ये जो है ना पूरी टर्म लिख दी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि एक्स का मीन इंटू थीटा 1 एक्स का मीन माइनस थीटा 1 एक्स ऑफ आई, तो मैंने यहाँ से थीटा 1 को कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बन गया एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई इंटू थीटा 1। ठीक हो गया, और ये भी एक अलग टर्म होगी। ठीक हो गया, क्योंकि इसके साथ थीटा 1 नहीं था, ये जो था थीटा 1 वाली वो मैंने सेपरेट कर ली। इससे क्या होगा डेरिवेटिव मेरा इजीली अप्लाई हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब क्या है कि 2 जो है वो बाहर जाए तो जाहिर बात है ये कैंसिल हो गया, 2 से इस वाले से कैंसिल हो जाएगा ये वाला 2। ओके हो गया, पीछे बची हमारे पास ये वाली टर्म, इसको मैं ना रेस कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म आ जाएगी एज इट इज, वही क्या यहाँ पे बस क्या किया कि थीटा 1 कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया, जो अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा था। ठीक हो गया, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये जो हमारे पास चीज थी ना इसके साथ ये हमारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव चाहे आप x के रिलेटेड ले, x2 के रिलेटेड ले, थीटा के रिलेटेड ले, किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो हमारा इक्वल टू 0 होता है। ठीक हो गया, तो ये डेरिवेटिव इसका जब हमने लिया तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये 0 यहाँ पे लिखी गया। अब इस वाली टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स ऑफ एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाता है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव थीटा 1 का रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं,
सॉरी थीटा वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन इक्वल टू वन, यानी कि वो डेरिवेटिव होता नहीं था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डेरिवेटिव हम ले रहे होते थे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर होता था वन। तो वही काम है, एक्स की जगह पे यहाँ पे थीटा वन यूज हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो कांस्टेंट थी वो बाहर चला जाएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव वन आ जाएगा, तो एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ फाइव मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ फाइव, ठीक हो गया। ये चीज है, ये आ गई। अब इसको ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ओके। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये है, वन बाय एम, यहाँ पे टू था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ ये टू कैंसिल हो गया था। मैंने आपको कहा था ये वाला टू जब शुरू में आया तो जो पहले था वन बाय टू एम से उससे कैंसिल हो गया, तो वन बाय एम बच गया। समेशन वाई ऑफ आई माइनस वाई का मीन प्लस एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई इंटू थीटा वन, होल के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, वाई ऑफ आई माइनस वाई का मीन इंटू एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई प्लस एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई का स्केयर हो गया। क्यों, यहाँ पे देखें एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई, जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं उसका स्केयर हो गया, ठीक हो गया। और साथ हमारे पास थीटा वन आ गया। अब ये टर्म आ गया, अब आपने क्या करना है, जब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन ले लिया ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसको आपने इक्वल टू जीरो पुट कर देना। तो वही क्या कि पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने लिया है उसको मैंने जीरो पुट कर देना, तो जो कि मेरा ये फाइनल आंसर आ रहा था डेरिवेटिव लेने के बाद, इसको मैंने जीरो पुट कर दिया। तो मैंने जब इस को जीरो पुट कर दिया तो मेरा यहाँ पे आगे वन बाय एम समेशन वन से लेकर एम तक वाई ऑफ आई माइनस वाई का मीन इंटू एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई प्लस एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई होल का स्क्वायर इंटू थीटा वन, ठीक हो गया। इसको मैंने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। तो m यहाँ पे वन बाय एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जीरो से जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो टर्म बच गई वो है सिर्फ ये वाली टर्म्स बच गई हैं, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि समेशन को हमने ओपन कर दिया, समेशन होल का था ना, तो ये दो टर्म्स थी, एक ये टर्म थी और एक ये टर्म थी, तो दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये वही क्या हुआ, समेशन वन से लेकर एम तक वाई ऑफ आई माइनस वाई का मीन इंटू एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई एक टर्म के साथ हो गया, प्लस समेशन वन से लेकर एम तक एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई होल का स्क्वायर इंटू थीटा वन, ठीक हो गया, इक्वल टू जीरो है। हमने क्या किया कि इस वाली टर्म को उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म थी, यहाँ पे जाके नेगेटिव की हो जाएगी, तो ये सेम टू सेम वही टर्म यहाँ पे लिखिए, प्लस क्या हो गया, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आ गया, ओके। अब थीटा वन के लिए मैंने आपको फाइनल आंसर दिखाया था, हमने क्या करना है कि थीटा वन के लिए हमने डिराइव करना सारा, तो थीटा वन यहीं पे रहने देंगे, इसके साथ जो टर्म है उसको जाके या ये देखेंगे, ये जो टर्म है ये हमारी थीटा वन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म आ जाएगी ना, तो वो ये है, थीटा वन इक्वल टू समेशन वाई ऑफ आई माइनस, ये वाई ऑफ यहाँ पे वाई आना, वाई ऑफ आई माइनस वाई का मीन इंटू एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई होल का समेशन, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स का मीन इंटू एक्स ऑफ आई होल का स्क्वायर समेशन हो रहा है, ओके। तो थीटा वन के तो लिए हमने ड्राइव कर लिया। तो अगर मैं आपको फाइनल आंसर दिखाऊं कि जो आना चाहिए था हमारा, वो था कि वाई ऑफ आई माइनस वाई का मीन इंटू एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन। हमारा क्या है, यहाँ पे है एक्स का मीन, ये वाली टर्म हमारी चेंज है, यहाँ पे क्या है कि एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई है, और यहाँ पे माइनस एन है, जो हमने अभी तक ड्राइव किया। तो हमने तो ये वाली चीज लेके आनी थी, ये तो आई नहीं, तो ये किस तरीके से लेके आएंगे कोई मसला नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको। और अब आप देख सकते हैं कि क्या था मेरा, यहाँ पे जो टर्म थी ना, यहाँ पे वो थी एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी जो मेरे पास है करंटली वो है एक्स का मीन माइनस एक्स ऑफ आई। तो मैं क्या करूंगा कि ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या माइनस कॉमन ले लूंगा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरा क्या, एक्स का मीन ये माइनस का हो जाएगा और ये मेरा प्लस का हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की कि माइनस ये देखें, ये माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया इस वाली टर्म से, तो मेरे पास एक्स का जो मीन था जो कि पहले पॉजिटिव था वो हो गया माइनस का, और एक्स ऑफ आई जो मेरा नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव का, ओके हो गया। तो माइनस वन जो था ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में हो जाएगा, तो वो मेरा साइन यहाँ पे खत्म हो गया। ये माइनस वन इसके साथ जो बाहर माइनस था उसके साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके।
और ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन। तो ये देखेंगे एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन हो गया, और यहाँ पे जो माइनस आ रहा था वो भी खत्म हो गया। ओके, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे वाला इसमें भी हमें चाहिए ना एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन। तो मैंने क्या किया, -1 मैंने यहां से भी कॉमन लिया। तो -1 में जब यहां से कॉमन लूंगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा और ये एक्स ऑफ आई मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। और -1 जब मेरा कॉमन जाएगा तो ये देखेंगे इसकी पावर है स्केयर, तो -1 का स्केयर बाहर जाएगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो ये देखें -1 मैंने कॉमन लिया, ये टर्म क्या था, होल स्केयर था, तो साथ स्केयर भी उसके गया। तो स्केयर गया तो -1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला माइनस साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 का स्केयर लेंगे 1 आ गया। और ये वाली टर्म हमारी हो गई एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन होल का स्केयर। देख सकते हैं एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का मीन होल का स्केयर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो है θ1 इज इक्वल टू समेशन y ऑफ i माइनस y का मीन इंटू x ऑफ i माइनस x का मीन डिवाइड बाय समेशन x ऑफ i माइनस x का मीन होल का स्केयर। और यही वो टर्म है जो हमें चाहिए थी, जो हमने ड्राइव करके लेके आनी थी, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि θ1 की ये वाली फॉर्म को हमने लेके आना है। तो अगर आप फाइनल आंसर देखें तो हमारा ये वाला आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने हर स्टेप को कोशिश किया है कि डीपली जाके एक्सप्लेन कर दूं और सिंपल ही रखूं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आसानी से आप समझ सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारा θ1 आ गया। तो ये हमारे ये जो थी हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हुई और हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लाजमी, और बता दीजिएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। और अगर कुछ मसले वगैरह हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को जल्दी से जल्दी रिजोल्व कर दूं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि शुरू में कि मैं इसके बताऊंगा कि एंड पे जाके इसमें मसला क्या था। मसला इसमें यह आता है कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ना, इससे ओवरफिटिंग का मसला आता है। ओवरफिटिंग क्या होती है, ओवरफिटिंग ये होती है कि आपका जो मॉडल है ना वो ट्रेन डाटा पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाता है। अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाता है। उससे ये होता है कि वो आपके ट्रेनिंग डाटा पे तो सही आंसर दे रहा होता है, बट अगर कुछ हट के आ गया ना तो उस पे आपका मॉडल फेल हो जाता है। इसकी अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लें, वो ये है कि एक बच्चा है, अगर वो रट्टा लगाता है आसान अल्फाज में, तो उसे जो रटे वाली चीजें हैं वो तो परफेक्टली उसको याद होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे, एक एक वर्ड उसको याद होगा। ठीक हो गया। तो ये ओवरफिटिंग की आप एग्जाम्पल में लेके जा सकते हैं। इससे ये होगा कि भाईजान अगर पेपर में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, या वही रटे वाली चीज पूछ ली गई, डेफिनेशन होता है समटाइम्स रटे वाली चीज पूछ ली जाती है, तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसमें। अगर एग्जाम में कुछ हट के कॉन्सेप्चुअल या थोड़ा सा अलग डाटा या कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसको, जो वो बच्चा है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। उसके लिए मुश्किल होती है कि उसकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं रहती, एक्यूरेसी नहीं रहती जिस तरीके से उसने रटे वाली चीज में परफॉर्म किया था। तो वो ही सिमिलर आप मॉडल में की तरफ ले जा सकते हैं। इसको आप ओवरफिटिंग में कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डाटा पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो गया। सिर्फ वो क्या कर रहा है कि आपका अगर कुछ आप टेस्ट करते हो उसमें, मतलब कि आप वही इनपुट दे देते हो जो ट्रेनिंग वाली थी, तो उस पर आपका मॉडल बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, एक्यूरेसी 100% दे रहा होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब कि अच्छा मॉडल है आपका। बट अगर थोड़ा सा डाटा हट के आ जाता ट्रेनिंग डाटा वाले से, इनपुट डाटा अगर टेस्टिंग डाटा अगर ट्रेनिंग डाटा से थोड़ा सा हट के आ जाता तो आपका मॉडल उस पर फारग हो जाता है, वो उसकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, वो सही आंसर नहीं देता। तो ये मसले हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वजह से आ जाते हैं। तो ये मेजर इशू था सिंपल लीनियर रिग्रेशन से जो फेस करना पड़ा था हमें। तो इसका जो सोल्यूशन था वो ये था कि हमने इसकी रेगुलराइजेशन को इंट्रोड्यूस करा दिया था, जिसमें हमारे पास L1 रेगुलराइजेशन आ जाती है जिसको हम लेसो कहते हैं, एंड L2 रेगुलराइजेशन आता है जिसको हम रिच कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो हमारे इस मतलब कि ओवरफिटिंग वाले मसले को ना सोल्व कर देती हैं। इसमें क्या कहते हैं कि हम पेनल्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेट है ना वो स्मॉल हो जाते हैं। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास वेट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं और फिटिंग का मसला आ जाता है जिसकी वजह से।
जो हमारा रेगुलराइजेशन होती है जिसमें L1 और L2 आता है, वो क्या कहता है कि वो वेट को स्मॉल कर देते हैं, उनकी वैल्यूज को स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम ना पेनल्टी को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पेनल्टी की वजह से हमारे पास जो वेट्स होते हैं ना, उनकी जो वैल्यूज होती है वो स्मॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ओवर फिटिंग का मसला होता है ना वो हल हो जाता है, और हमारा जो मॉडल है ना वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके जो डेरिवेशन है L1 और L2 की, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा, तो वो लाजमी देखिएगा। उससे पहले मैंने आपको कहा था, शुरू में भी कहा था कि ये वाला लेक्चर लाजमी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसी डेरिवेशन पे थोड़ा सा हमने चेंज करना है तो L1 की बन जाएगी, उसी इसी डेरिवेशन पे थोड़ा सा हमने एक टर्म को चेंज करना तो L2 की बन जाएगी। तो अब आपसे उसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।